सिर्फ और सिर्फ झूठे केस लगा के उनको फंसा। दाढ़ी पकड़ के खींचा गया था तो उनके दाढ़ी के बाल आगे से नहीं थे, उनके सर के बाल आगे से टूटे हुए थे, उनके चेहरे पे ऐसे निशान थे नाखूनों के। ये सब वो चीज़ें जो मैंने देखी हैं। वो हर एक त्यौहार बड़े खूबसूरती से मनाया उन्होंने, चाहे वो दिवाली पे खीर बांटने का हो, चाहे वो ईद पे खीर बांटने का हो। लॉकडाउन, इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ जिस वक्त में सब लोग अपने घरों में थे, ठीक है, अपने परिवार वालों के साथ थे। हर चीज़ का खौफ रहता था कि अब कैसे होगा, राशन कैसे आएगा, खाने का सामान कैसे आएगा, या हम लोग कैसे रहेंगे, हर तरीके का खौफ था। बच्चों को समझ में अब जाके आने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल करते थे, अबू कब आएंगे, अच्छा मेरे बर्थडे पे आ जाएंगे, अच्छा ईद पे आ जाएंगे। तो ये सारे सवाल थे जिनके जवाब मेरे पास होते नहीं। अब मेरे हस्बैंड को आवाज़ उठाने के लिए वो जेल में डाल सकती हैं, तो फिर शायद हमारे साथ भी हो जाए। बोलते हैं कि यहाँ पे लोग क्रिमिनल्स तो हैं, कम्युनल नहीं हैं। सरकारें बदल जाती हैं, पर जो सरकार नफ़रत आपके दिल में, हमारे दिलों में डाल के जाएगी, वो शायद थोड़ा वक्त लगेगा पर वो भी दूर हो जाएंगी। पर आप लोग कोशिश करिए कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहें। लोगों से भी यही अपील है और सभी से यही दुआ है कि आप लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रहिए, भाईचारे के साथ रहिए, अमन के साथ रहिए और साथ दीजिए सही लोगों का। देखिए, हमारे इलाके में, मेरा घर खुरेजी में है, तो हमारे इलाके में कोई दंगा हुआ नहीं है। ये सिर्फ एक अफवाह उड़ाई गई कि खुरेजी में दंगा हुआ था। वहाँ पे कोई दंगा नहीं हुआ। वहाँ पे प्रोटेस्ट साइट पर पुलिस का क्रैकडाउन हुआ था। वहाँ पर पुलिस ने ही सब तोड़फोड़ करा था, लाठीचार्ज करा था और लोगों को वहाँ से भगाया था। तो और उसके बाद में कई सारे लोगों को अरेस्ट भी करा था। उसी के दौरान जब वहाँ से खालिद घर पे ही थे तो वहाँ से कॉल आने लग गए लोगों के। तो उसी दौरान खालिद बोले कि मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में। तो मैंने कहा आप मत जाइए। कहने लगे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच रही थी हमारे वहाँ पर, एकदम भगदड़ मची हुई थी लोगों की। तो उन्होंने कहा कि तुम रुको, मैं भी आता हूँ बस। तो वो जाते हैं और फ़ौरन जाते ही उनको अरेस्ट कर लेती है पुलिस। बातचीत करने का भी मौका नहीं देती। बट थोड़ी देर बाद मुझे लोगों ने बताया कि खालिद भाई को अरेस्ट करके पुलिस ले गई है पकड़ के। अभी हमें कुछ नहीं पता। मैंने फ़ौरन फ़ोन करा, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और किसको भेजें। कुछ लोग गए भी वहाँ थाने में और कुछ वकील गए थे हमारे वहाँ, क्योंकि इशरत को भी अरेस्ट कर लिया था, इशरत जहाँ को, तो उनको भी 1 साल हो गया है आज। तो दोनों को एक साथ थे वो। तो वहाँ पर जो इशरत के और हमारे वकील गए थे, उनको सबको लाठीचार्ज करके वहाँ से भगाया गया। अच्छा, ये अरेस्टिंग की जो वीडियोज़ हैं और ये लाठीचार्ज की जो सब बता रही हूँ मैं, ये सब आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, मिल जाएंगी। अभी फिर जब उनको हमें रात को लेट नाइट कॉल आया था, जब ये सब हो रहा था ना, तब वहाँ से खबर आई कि पुलिस वालों ने उनको, वकीलों को मारा है। तो बहुत ज़्यादा हम खौफज़दा हो गए थे कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और किसी को भेज रहे थे तो सब डर रहे थे वहाँ तक जाने में। फिर उसके बाद रात को लेट नाइट कॉल आती है कि मैं खालिद बोल रहा हूँ। मैंने कहा आप कहाँ हो, आपका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है, आप किसके फ़ोन से बात कर रहे हो और आप ऐसे घबरा क्यों रहे हो। तो बोलने लगे मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहीं से बात कर रहा हूँ, करकड़ुमा से। और मुझे ये लोग यहाँ से वहाँ पे मंडोली जेल भेज रहे हैं और तुम मुझे कल मिलने आना। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड गए थे तो वो एकदम ठीक ठाक गए थे। तो जब मैं उन्हें अगले दिन सुबह मॉर्निंग में मिलने जाती हूँ मंडोली, तो मैं अपने हस्बैंड को व्हील चेयर पर आते हुए देख रही हूँ। उनके दोनों पैर फ्रैक्चर्ड थे, उनके प्लास्टर चढ़ा हुआ था दोनों पैरों पे, उनके हाथ में प्लास्टर था और उनके हाथ पैरों पे मारने पीटने के निशान थे। उनको उनका दाढ़ी पकड़ के खींचा गया था तो उनके दाढ़ी के बाल आगे से नहीं थे, उनके सर के बाल आगे से टूटे हुए थे, उनके चेहरे पे ऐसे निशान थे नाखूनों के। ये सब वो चीज़ें जो मैंने देखी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 14 डेज़ बाद का वीडियो मिला था करकड़ुमा कोर्ट का, जो सबको पता है। तो वो 14 डेज़ में थोड़ा रिकवर हो गया था, बट जो मैंने देखा था वो बहुत भयानक था। मैं मतलब उनको देख के सिर्फ देखती रह गई। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मैं उनसे क्या पूछूं, क्या बोलूं, उनसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। उनके भाई ने ही उनसे सारी बातें करी थी। तो मुझे सिर्फ वो इशारा करके बोल रहे थे मैं ठीक हूँ, मुस्कुरा रहे थे। आज जो सभी मुस्कुराहट 14 दिन के बाद देख रहे थे ना, वो मैंने नेक्स्ट डे भी देखी थी उनके चेहरे पे। जैसे कि वो मतलब कह रहे हो कि जो जुल्म हो गया, पर मैं अभी ठीक हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ।
तो पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। बहुत सारे सवाल थे, अब डायरेक्ट नहीं पूछ पा रही थी मैं उनसे कभी। अब फिर हमने एक कोर्ट में एक कुछ पेपर सबमिट कर दिए, जिसकी वजह से 5 मिनट रोज़ डेली फ़ोन कॉल मिलता है, तो उससे 5 मिनट रोज़ कॉल आने लगा। तो बीच बीच में जैसे आप कोई भी रिपोर्टिंग करते हैं तो मुझसे सवाल करते हैं, तो उसके जवाब मेरे पास कई बार होते नहीं हैं। तो ये सब सवाल मैं उनसे पूछती हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आपको कोर्ट में कैसे पेश करा था? अच्छा आपके पैरों में तो चोट लगी हुई थी, तो आपको किस तरीके से लेके गए थे? तो उन्होंने ये बताया कि मुझे ऐसे 2 लोग उठा के लेके गए थे। मैं उनसे बार बार बोल रहा था कि मुझे व्हील चेयर दे दो, तो व्हील चेयर हंस रहे थे पुलिस वाले, वो नहीं दे रहे थे उन्हें व्हील चेयर। उनको बार बार उनको बोल रहे थे कि जब टॉर्चर के दौरान भी उनको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करा था। उनको रात को कलकदुमा कोर्ट में पार्किंग में पेश करा था। तो एक अजीब किस्म का माहौल करा हुआ था कि पार्किंग में एकदम कोर्ट लगा दो और पार्किंग से ही सुनवाई हो जाएगी। तो यही सब चीज़ें थी। ऐसी कौन सी जल्दी थी, ऐसी क्या थी कि उनको पार्किंग से ही, उनके घर वालों से क्यों नहीं मिलने दिया गया? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ी आपको अभी तक, क्योंकि 1 साल हो चुके हैं और आपके शौहर का जेल में होना एक बहुत बड़ा दर्द तो ये ही है। उसके बाद कैसी तकलीफ़ें झेलना पड़ी आपको? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊं कि 13 साल में एक ड्राइवर को बात करें, बहुत सारी चीज़ें हमने कभी 13 साल में अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ देखी नहीं, ना झेली है। तो इन सब चीज़ों में मेरे हस्बैंड कभी हमसे दूर नहीं रहे, बच्चों से दूर नहीं रहे। बच्चों से बहुत अटैचमेंट है उनका, मतलब मुझसे ज़्यादा बच्चे उनसे अटैच हैं। तो ये सब बच्चों के बार बार के सवाल। लॉकडाउन, इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ जिस वक्त में सब लोग अपने घरों में थे, ठीक है, अपने परिवार वालों के साथ थे। हर चीज़ का खौफ रहता था कि अब कैसे होगा, राशन कैसे आएगा, खाने का सामान कैसे आएगा, या हम लोग कैसे रहेंगे। हर तरीके का खौफ था इतना। तो उस लॉकडाउन में मैं और मेरे बच्चे थे। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है जो इनके दोस्त इतने अच्छे हैं। सभी साथियों ने, जिन लोगों के साथ इन्होंने आवाज़ें उठाई हैं या जिन लोगों के लिए उठाई हैं, वो सब साथ हैं। तो उन सब ने हमारा ख्याल रखा हुआ है, मेरे बच्चों का ख्याल रखा हुआ है। तो यही सब चीज़ें हैं, हम कुछ बता ही नहीं सकते दर्द का। तो 1 साल हो गया है, बच्चे तो पूछते होंगे, बच्चों को बहुत सारे सवाल होंगे कि अब्बा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। किस तरह उनको आप समझाती हैं? क्या आसरा उनको कुछ एक तो उम्मीद रहती होगी ना कि कब आएंगे। बहुत सारे सभी बच्चों के अब्बा घर आते होंगे, पापा घर आते होंगे, तो उनके तो बहुत सारी जज्बात के साथ जुड़े होंगे। एक बार मैंने इसी तरीके से ना बच्चों को समझा के उनको एक मूवी दिखा दी थी, लेजेंड ऑफ भगत सिंह, ठीक है। तो मैंने उनको एक पिक्चर दिखाने का मकसद था कि ताकि उनको ये समझ में आए कि वो क्यों जेल में गए थे, क्योंकि बच्चे सुन के नहीं, देख के ज़्यादा आजकल यूट्यूब का वो बच्चे देखते हैं। तो उनको मैंने वो दिखा दी थी। तो उस दिन से बच्चों को ये समझ में आ गया कि उनके अब्बा ने कुछ गलत नहीं करा है, पर वो जो लोगों के लिए आवाज़ उठाते थे, सच बोलते थे, तो सच की वजह से उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं जो बच्चों को समझ में अब जाके आने लगी हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल करते थे, अब्बू कब आएंगे, अच्छा मेरे बर्थडे पे आ जाएंगे, अच्छा ईद पे आ जाएंगे। तो ये सारे सवाल थे जिनके जवाब मेरे पास होते नहीं थे, पर मैं कह देती थी हाँ आ जाएंगे, मतलब दुआ करो आ जाएंगे। तो ऐसे करते करते पूरा साल निकल गया है। अभी हाल फिलहाल में खालिद का बर्थडे गया है 3 फरवरी को। तो अब अम्मी अब्बू आ जाएंगे अपने बर्थडे पे, और मैंने कहा नहीं अब्बू नहीं आएंगे, बट हम है ना लंगर लगाएंगे उनके लिए ना, उनके नाम से लोगों को ना खाना खिलाएंगे। तो हमने वो खाना खिलाया था लोगों को। तो यही सब बस सवाल तो बच्चों के थमते ही नहीं हैं, पर हर बार जो भी सवाल पूछते हैं हम लोग उनको समझा देती हूँ, और उसी हिम्मत के साथ वो भी मेरा साथ दे रहे हैं। कभी कुछ होता है तो बच्चे मुझसे फ़ोन छीन के रख देते हैं। आप मत, जैसे मुझे परेशानी होती है तो कहते हैं फ़ोन मत देखो अम्मी, टीवी मत देखो, न्यूज़ मत देखो, न्यूज़ बंद कर दो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे करते हैं। अब इतने छोटे हैं पर उनको ये समझ में आ गया है कि झूठ क्या है और सच क्या है। तो उनके अब्बा तो उनके घर में भी, मतलब वो घर में भी एक अलग माहौल बना के रखते हैं। इतना प्यार से बच्चों को रखा हुआ है। तो वो तो कभी भी उन्होंने किसी भी आपने देखा, आपने कई सारे अगर उनको ऑब्ज़र्व करा हो खालिद को, तो उन्होंने हर तरीके से प्यार मोहब्बत की बातें करी हैं। वो हर एक त्यौहार बड़े खूबसूरती से मनाया है उन्होंने, चाहे वो दिवाली पे खीर बांटने का हो, चाहे वो ईद पे खीर बांटने का हो। वो दोनों तरीके से
चाहे वो तीज के प्रोग्राम हो या वो किसी भी तरीके का कोई प्रोग्राम हो, तो वो हर चीज़ में बड़े मोहब्बत के साथ आगे रहे हैं। पर अभी हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि ये माहौल इतना भयानक कर दिया है। बस मेरी तो लोगों से भी यही अपील है और सभी से यही दुआ है कि आप लोग प्यार और मोहब्बत के साथ रहिए, भाईचारे के साथ रहिए, अमन के साथ रहिए और साथ दीजिए सही लोगों का, क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं पर जो सरकार नफ़रत आपके दिल में, हमारे दिलों में डाल के जाएगी, वो शायद थोड़ा वक्त लगेगा पर वो भी दूर हो जाएंगी। पर आप लोग कोशिश करिए कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ रहें। और दूसरी बात ये कि हमारा साथ दीजिए। सरकार की तरफ से कोई सहायता आप लोगों को? नहीं, जब सरकार बहुत सारे दावा करती है कि पीड़ितों लोगों को हमने सहायता दी या बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई, तो सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मुहैया कराई गई आपने? तो सरकार की तरफ से क्या सहायता होगी? UAPA कौन लगाता है? किसी सहायता राज्य सरकार की तरफ से कुछ नहीं। कोई सहायता? एक साल तो फिर जी एक साल हो चुका है, जी। क्या पुलिस द्वारा या फिर कोई सरकारी एजेंसी द्वारा आप पे दबाव बनाया गया कि ये जो है इस तरह से मतलब बार बार ना आया करो पुलिस स्टेशन या बाकी जगह पर नहीं आपको जा रोका जा रहा हो प्रोटेस्ट में जाने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी, मेरे ऊपर कोई भी इस तरीके का दबाव नहीं है, ना ही पुलिस की तरफ से और ना ही किसी और की तरफ से। पर हाँ, डर लगा रहता है, मुझे खुद को डर लगता है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड को आवाज़ उठाने के लिए वो जेल में डाल सकती हैं, तो फिर शायद हमारे साथ भी हो जाए, पर खौफ रहता है इस बात का। तो खालिद साहब की गिरफ्तारी के बाद आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं, आप लोगों के साथ या परिवार के साथ कुछ पुलिस का रवैया अलग रहा हो या लोगों का कुछ रवैया अलग रहा हो, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, अभी हमारे साथ तो ऐसा कोई मामला सामने आया नहीं है, ना हमारे साथ हुआ है। और पर खौफ हमेशा रहता है इस बात का, डर लगता है। कभी कोई पुलिस की गाड़ी जाती है तो डर लगता है कहीं वो हमारे लिए तो नहीं आई है, कभी कोई नीचे आके गाड़ी खड़ी होती है तो लगता है कहीं ये हमारे घर तो नहीं आ रहे। मैंने कई बार, जैसे शुरुआत में हुआ था तो पुलिस आती थी, लॉकडाउन के दौरान भी जब पुलिस चक्कर लगाती थी और थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक के खड़े होते थे, तो मैं कॉल करके पूछती थी, भैया ये कहाँ जा रहे हैं, हमारे घर तो नहीं आ रहे, हमारी बिल्डिंग में तो नहीं घुस रहे। तो ऐसा लगता था, इतना खौफ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ और हस्बैंड है नहीं, तो इसीलिए हमेशा इस बात का खौफ बना रहता है। खालिद साहब से कोई बात हुई हो या मुलाकात हुई हो, क्या कहते हैं, कुछ ऐसी बातें जो शेयर करना चाहें आप जनता के लिए, या आप वहाँ बंद हैं, आवाम के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जब वो जेल गए थे ना, तो उनके दोनों पैर फ्रैक्चर थे, तो हम लोग बड़ी टेंशन में रहते थे कि उनको किस तरीके से रखा गया होगा, किस तरीके से उनका काम हो रहा होगा सारा। तो मैंने उनसे बार बार पूछती, मैंने कहा आपका ख्याल कौन रख रहा है? तो कहने लगे कि यहाँ पे लोग हैं ना बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने वो बोलते हैं कि यहाँ पे लोग क्रिमिनल्स तो हैं, कम्युनल नहीं हैं। तो ये वाली लाइन ना जब उन्होंने बोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो, मेरा ना जब प्लास्टर हटा तो पैरों पे तेल लगाया, क्योंकि मुझसे प्लास्टर हटने के बाद भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, क्योंकि दोनों पैर मसल डैमेज थे, फ्रैक्चर हो चुका था, हाथों पे निशान थे, तो हाथों पे भी फ्रैक्चर था। तो उन्होंने, उन बच्चों ने, लड़कों ने, जो भी हैं वहाँ पर, उन्होंने गर्म तेल कर करके एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो इसी तरीके से उनके पैरों पे तेल लगाया, उनको खड़ा करा। तो ये सब चीज़ें हैं कि अब बाहर आके क्या बनते हैं वो अलग बात है, पर अब जब वो कैद हैं तो सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, वहाँ एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। लास्ट आखिरी सवाल है कि दिल्ली पुलिस की जांच प्रक्रिया क्या आप पर क्या बात कहना चाहेंगे, जो उनकी जांच प्रक्रिया चल रही है उस पर मुझे खुद को नहीं पता, इसके लिए मैं क्या कहूँगी, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए तो यही समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सरासर झूठ है, सिर्फ और सिर्फ झूठे केस लगा के उनको फंसाया है, बदले की भावना से उनके ऊपर केस लगे हैं बस। ये खालिद साहबी की अहलिया हैं। आपके परिवार की कैसे गुजर बसर कैसे हो रही है फिर? उनके दोस्त वगैरह सब कर रहे हैं भाई। घर का जो फर्द होता है, तो कोई सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, या कोई भी NGO जो है आपकी मदद नहीं? बेगुनाही में सालों जो उनके साथ खड़े रहते थे, यूनाइट अगेंस्ट हेट के साथ में उन्होंने, जी वो सभी साथ हैं। तो अभी साथ, हाँ जी, वो सब साथ हैं। बच्चे कैसे जो उनके दोस्त हैं वही हेल्प हाँ जी, जब बच्चे बाहर निकल कर जिन लोगों के साथ वो काम करते हैं वही सब लोग साथ हैं। जिनके बाप अपने घर में अपने तो आपको इंतजार है उनकी छूटने का? इसके बारे में कोई दिल्ली पुलिस या कहीं पे कोर्ट में आपको बताया गया कि क्या मामला है, कब तक छूट सकते हैं? अभी तो ऐसा कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि UAPA लगा हुआ है, तो शायद थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, पर उम्मीद है कि जल्द से जल्द रिहाई होगी। जो दंगा पीड़ित है उनका लगातार ये ठीक है भाई। सरकार की तरफ से